आपका ना रिफ्लेक्टर उस पे हो। इस मशीन के अंदर कुछ बटन है। पहला बटन है ऑन ऑफ, ये सबको मालूम है। नीचे की तरफ ऑन, ऊपर करेंगे ऑफ, दबा दिया ऑन ऑफ। अगला बटन है स्टॉप एंड स्टार्ट। और ऑन ऑफ और स्टार्ट स्टार्ट में क्या फर्क है? स्टॉप स्टार्ट पेपर का है। जब मैं इसको ऑन करूंगा उसके बाद जो ही मैं स्टार्ट दबाऊंगा पेपर चल रहा है, चलना शुरू हो गया, चल रहा है ना। तो ये पेपर की मूवमेंट का स्टार्ट है, ठीक है ना। अगला बटन उस पे लिखा है 25 mm और 50 mm पर सेकेंड। क्या लिखा है? ये स्पीड ऑफ द पेपर है। आमतौर पर याद रखिए, जब भी हम ईसीजी लेते हैं या जब आप ईसीजी पढ़ोगे, ईसीजी के नीचे लिखा होगा 25 mm पर सेकेंड। तो स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग जब हम ईसीजी की लेते हैं हमेशा 25 mm पे लेते हैं। अगर आपने कोई ईसीजी देखा जिसपे 50 mm पर सेकेंड लिखा है, तो या तो उसे दोबारा करवाइए 25 mm पे, या आपके सारे वैल्यूज चेंज होंगे जो मैंने अभी बताया आपको। मैंने आपको क्या बताया आपको कि 5.2 सेकंड के बराबर है या 200 मिली सेकंड, तब सब चेंज होगा। अब हम ईसीजी किस पे लेते हैं? 25 mm पे। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं ना, एक गवाह होना चाहिए। पेपर चल रहा है, फर्क बताइए। स्पीड बढ़ गई, स्पीड स्लो हो गई, स्पीड बढ़ गई, स्पीड स्लो हो गई। तो ईसीजी में दो स्पीड्स होती हैं, 25 mm पर सेकेंड और 50 mm। 25 mm पर सेकेंड, 25 छोटे बॉक्स। ये तो मशीन ने तय किया, मैंने तय नहीं किया। समझ में आ रहा है? हमने क्यों कहा कि ये इतना है? क्योंकि 25 mm जब ये पेपर ट्रैवल करेगा कितनी देर में करेगा? 1 सेकंड में। इसका मतलब 5 बड़े बॉक्स कितना है? 1 सेकंड। 5 डिवाइड बाय 5, एक बड़ा बॉक्स 0.2 सेकंड। 0.2 सेकंड डिवाइड बाय 5। एक्चुअली मशीन ने पहले से ही स्पीड तय कर ली कि मुझे 1 सेकंड में 25 mm चलना है। इसीलिए मेरे ईसीजी पेपर की जो स्पीड हो गई, इस पे तय हो गई कि 5 बड़े बॉक्स 1 सेकंड के बराबर है। अब आप किसी भी ईसीजी का ड्यूरेशन निकाल सकते हो, किसी भी ईसीजी। अब रहा सवाल वोल्टेज। इसमें याद रखिए कि इसमें 2 बड़े बॉक्स यानी 10 mm, 2 बड़े बॉक्स कितना हुआ? 10 mm इज इक्वल टू 1 मिली वोल्ट। कितना होता है? 1 मिली वोल्ट। यानी अगर कोई वेव 2 बड़े बॉक्स ऊपर है, इसका मतलब उसका कितना वोल्टेज है? 1 मिली वोल्ट। आप कहेंगे वो कैसे तय किया? वो भी मशीन ने तय किया। मशीन को मैं ऑन करता हूं, इधर देखिए, यहाँ रहने का फायदा देखिए, ये नीडल है इसकी, है ना? हाथ लगा के छोड़, ज्यादा देर तक मत लगाइएगा, गर्म है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है? नीडल को देखिएगा, मूव हुई, मूव हुई, कितना मूव हुई? 2 बड़े बॉक्स। यानी इस मशीन में जब मैं बाहर से वोल्टेज दूंगा 1 मिली वोल्ट, सुई कितना मूव करती है? 2 बड़े बॉक्स। इसका मतलब 2 बड़े बॉक्स कितना वोल्टेज दिखाते हैं? 1 मिली वोल्ट। जब मैं ईसीजी रिकॉर्ड करूंगा, किसी भी वेव का मैं वोल्टेज निकाल सकता हूं, किसी भी वेव का मैं ड्यूरेशन निकाल सकता हूं। अब ये टास्क आपके लिए है 5 मिनट का, इसको जल्दी से आप कैलकुलेट करें। जो ग्राफ लिखा है, मुझे इस ईसीजी में ये वैल्यूज बता दें। कागज पेन निकालो ना, फोल्डर तो मिला होगा पैड आपको जी। ये नॉर्मल वैल्यूज दिए हैं, ये आपको बस कैलकुलेट करना है। पहला आपको करना है टी वेव ड्यूरेशन, कितनी बड़ी है टी वेव, निकालो बताओ। तो आसान तरीका बताऊं, हमेशा बॉक्सेस काउंट करो, वही हमारा यूनिट है। कितने बॉक्स है? 3 बॉक्स। छोटा बॉक्स है ना, 0.04 सेकंड्स का एक होता है या 40 मिली सेकंड्स का, तो 120 मिली सेकंड्स। आपने क्या बोला? 0.12 करेक्ट। ये सर नॉर्मल है, ठीक, सही निकाला है। अगला निकालिए, टी वेव ड्यूरेशन निकालिए।
1 2 3 8 4 5 यहाँ से स्टार्ट है ना, ये लाइन से तो आधा ही आ रहा है ना, आधा भूल जाइए अभी। 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए 0.65, हाँ 0.65, तो 6 स्मॉल बॉक्सेस 6 चुके 24 240 मिली सेकेंड्स या 0.24 सेकेंड्स है ना। अब आप निकालिए सबसे, ये निकालिए RR इंटरवल, ये काम आएगा आगे यहाँ से यहाँ तक। अब अगर हमने छोटा गिनना शुरू किया ना तो रात हो जाएगी। अब आप बड़े बॉक्स में 1 2 3 4 लगभग 5 के बराबर है, यानी 1 सेकंड से थोड़ा सा कम है। ये हो गया ना 0.8 और इसका आधा कितना हुआ 0.85, यानी 1 सेकंड से कम है। अगर 5 बॉक्स होते हैं तो कितना होता, सीधा सीधा 1 सेकंड। 5 बॉक्स 1 सेकंड है ना, ये 1 सेकंड से थोड़ा कम है। आधा इंटरवल देखिए 1 सेकंड से 0.6 to 1 सेकंड है। जब तक आपको अपर लिमिट मालूम है ना, आप टेंशन मत लो। ये 1 सेकंड से नीचे आपने कहा अभी तक ठीक है, इसलिए ये हमें मालूम है कि नॉर्मल रेंज इसकी RR की कितनी है, यहाँ कितनी थी 5 बॉक्स से कम, इसका मतलब नॉर्मल रेंज के अंदर है। हम अपना दिमाग क्यों कमाएंगे कितना है। ये ECG बता दो, क्या परेशान हो रहे हैं तो बहुत सी रीडिंग्स आएंगी। मिसाल के तौर पर ये है, मैं इनकी मेजरमेंट करता हूँ। क्या करता हूँ, इनकी नाक नापता हूँ, आंखों की डिस्टेंस नापता हूँ, चेहरे की हाइट नापता हूँ, और सारी मेजरमेंट लिख दूंगा और कहूँगा कि इनका नाम है हामिद, ठीक है ना। सब आपने याद कर लिया। उसके बाद मैं इनको आपके सामने लाता हूँ, आप क्या कहेंगे कौन है हामिद। आपने मेजरमेंट देखा नहीं, फिर कैसे बताया हामिद है, मेमोरी से, फोटोग्राफिक मेमोरी से। ECG जब आप देखते रहेंगे ना तो इसमें फिर कोई वैल्यू डॉक्टर नहीं पड़ता, इतनी सीखना जरूरी है। उसके बाद आप ECG ग्राफ देख के बता सकते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी से, ये MI है, ये VFib है, ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है, ये वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है। चलिए आपने नहीं निकाला, आप थोड़ा सा सुस्त हो गए, लेकिन समझ में आ गया कैसे निकालना। अच्छा वोल्टेज निकाल सकता है कोई, जरा QRS का वोल्टेज निकालिए। एक बड़ा बॉक्स, दो बड़े बॉक्स, 1 मिली वोल्ट। देखिए ECG हमारा कामयाब हो रहा है। अब ECG जब भी आपके पास आए तो अब क्या क्या देखना है ECG, ये सीक्वेंस हमेशा याद रखिए, कभी गलती नहीं करेंगे ECG इंटरप्रिटेशन में। कौन से सीक्वेंस, जो यहाँ पहले ऊपर क्या लिखा है, आइडेंटिफाई, ऑलवेज आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब पेशेंट नेम, एज, जेंडर, नेम, एज, ये हमेशा जो ही ECG लिया फट से लिखिए। अब नई मशीन में आता है, उसमें आप टाइप करके उस पर आ जाएगा, लेकिन जो ये मशीन है ना, इसमें हमें हाथ से लिखना पड़ता था। मैं भी निकाल के दिखाता हूँ, हम हाथ से लिखते, लेकिन फौरन नाम लिखिए। क्यों, आप सोचेंगे अरे एक ही पेशेंट तो है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं, पता चला 5 पेशेंट्स का ECG निकला तो सब मिक्सअप हो गया, खत्म हो गया। वो किसी की लाइफ एंड डेथ का सवाल भी हो सकता है, क्योंकि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट है डिजीज में। नंबर 2 इज कैलिब्रेशन। सीक्वेंस याद रखिएगा, रिदम, रेट मींस हार्ट रेट, एक्सेस, ये भी निकालना सिखाऊंगा। फिर सारी वेव्स, यानी B को देखेंगे, QRS को देखेंगे, T को देखेंगे, डिफरेंट ड्यूरेशन देखेंगे, इंटरवल देखेंगे, एंड एनी एब्नॉर्मलिटीज इन ST सेगमेंट। इतना ही देखा जाता है। आइडेंटिटी समझ में आ गया, आ गया। कैलिब्रेशन बता, कैलिब्रेशन जो हमने अभी पढ़ा, कैलिब्रेशन क्या है, क्या पढ़ा हमने अभी, 2 बड़े बॉक्स 1 मिली वोल्ट, और इधर से ECG किस पे लेते हैं हम, 25 mm पर सेकंड पे। और स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन क्या होती है, दिस इज स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन 1 मिली वोल्ट। ठीक है, आप कहेंगे सर किसी पे लिया था तो हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए बताता हूँ। कभी कभी भी ECG हाफ स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन पे भी लोग लेते हैं, यानी उसमें 1 मिली वोल्ट कितने बराबर होगा, सिर्फ 5 mm के। नॉर्मली कितना होता है 1 मिली वोल्ट, 10। तो अभी जिस ECG वेव को आपने देखा और कहा कि ये 1 मिली वोल्ट है, क्या है, इस कैलिब्रेशन के हिसाब से कितनी थी वो, 2 मिली वोल्ट।
आमतौर पर ECG लिया जाता है 25 mm पर सेकंड पे, लेकिन अगर किसी ने ECG लिया है 50 mm पर सेकंड पे तो आपके 10 बॉक्स 1 सेकंड के बराबर है। इसका मतलब ये बॉक्स कितना हुआ 0.1 सेकंड्स का, इस वक्त कितना था 0.2 सेकंड्स का, तो पूरे वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। इसीलिए जब भी आप ECG देखें पहली चीज जो आपको देखनी है वो रिकॉर्डिंग है। कौन सी? इसमें कभी गलती मत करना, ऐसे निशान बना होगा, एक तो ये निशान बना होगा, हर ECG के सामने एक स्क्वायर वेव होगी, देख रहे हैं? ये लीड 1 है, ये क्या है? ये क्या है? 3 AVR, AVL, AVR, V1, V2, V3, V4, V5, V6। ये एक्चुअल ग्राफ है ECG आपको दिखेगा जो अभी तक पढ़ रहे हैं, सारे 12 लीड्स हैं, नाम मैंने आपको याद करा दिए। ये कैलिब्रेशन होता है, ये 2 बॉक्सेस के बराबर होना चाहिए, इसका मतलब स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन पे है। और यहाँ कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा 25 mm पर सेकंड, ये जरूर चेक लीजिए, कभी भी गलती नहीं करेंगे, वरना बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि ऑपरेटर ने 50 mm पे ECG लिया, आपने इंटरप्रेट ये करके समझ लिया कि 25 mm पे, सारे ड्यूरेशन चेंज हो जाएंगे, जो एबनॉर्मल वैल्यूज थी उसको आपने नॉर्मल लिख दिया, जो नॉर्मल वैल्यूज थी आपने उसको एबनॉर्मल, ये समझ लीजिएगा। कैलिब्रेशन के बाद क्या था? ये वही चीज है, कैलिब्रेशन यहाँ पे समझाया मैंने, 5 बड़े बॉक्स तो मशीन ने तय किया ना 1 सेकंड है, फिर इतना कितना रह गया 200 मिली सेकंड या 0.2 सेकंड, एक छोटा बॉक्स 40 मिली सेकंड या 0.04 सेकंड। अब बारी है रिदम की, हम कहते हैं रिदम मींस ताल, लेकिन ECG में जब हम वर्ड रिदम बोलते हैं उसका मतलब ये हुआ कि कौन सा पार्ट एक्साइटेशन जनरेट करता है। नॉर्मल हार्ट में कौन सा पार्ट एक्साइटेशन है जिसको फॉलो करता है, कौन सा? साइनस। तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? साइनस रिदम। तो रिदम का मतलब है हार्ट का कौन सा पार्ट रिदम जनरेट करता है। कभी कभी आप पढ़ोगे डॉक्टर का डायग्नोसिस वहां लिखा होगा जंक्शनल रिदम, क्या लिखा होगा? इसका मतलब कहां पे? बंडल ऑफ हिस के पास जनरेट हो रहा है। कभी कभी वो लिखेगा नोडल रिदम, इसका मतलब ऐसे रिदम नॉर्मल नहीं है, नोड रिदम कर रहा है, AV नोड कर रहा है। कभी कभी लिखा होगा वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर तो नहीं आता बल्कि आता है एक्सीलरेटेड इडियोवेंट्रिकुलर रिदम, इसका मतलब रिदम कहां जनरेट हो रही है? वेंट्रिकल से। तो रिदम का मतलब कहां से हार्ट ड्राइव हो रहा है, यानी सबसे हाईएस्ट इस वक्त स्पीड कौन दे रहा है। लेकिन इस रिदम में भी कभी कभी हम क्या करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। क्या यूज करते हैं? जैसे मैं कहूंगा नॉर्मल रिदम, इसका मतलब साइनस रिदम। अगर मैं कहूंगा एबनॉर्मल रिदम, इसका मतलब साइनस रिदम नहीं है। कभी कभी हम वर्ड यूज करते हैं रेगुलर रिदम, और तो रेगुलर का मतलब जरूरी नहीं है नॉर्मल, याद रखिएगा। अगर मैंने कहा ना रिदम इज रेगुलर, तो रिदम इज रेगुलर, कभी इसको नॉर्मल जब मैं सब साइनस रिदम कहूंगा समझ लेना नॉर्मल है। रेगुलर का मतलब नॉर्मल, और इरेगुलर का मतलब हमेशा एबनॉर्मल होता है। ये रिदम बताइए, सवाल मेरा सुनिए, रेगुलर है कि इरेगुलर? रेगुलर है, रेगुलर रिदम, ये रेगुलर है लेकिन नॉर्मल है, बट रिदम इज। तो कभी कभी हम रिदम को रिपोर्टिंग में रेगुलर और इरेगुलर लिखते हैं, नॉर्मल एबनॉर्मल हर चीज। तो दिस इज अ रेगुलर रिदम बट दिस इज एबनॉर्मल, दिस इज नॉट द नॉर्मल साइनस रिदम। क्योंकि अगर साइनस रिदम होता इसमें इससे पहले पी वेव जरूर होती। क्या होती? वही था ना PQRST। ये बताइए ये रेगुलर है इरेगुलर? बताओ, डिस्टेंस है ना, यहाँ इतनी, फिर यहाँ इतनी, पर यहाँ तंग, फिर यहाँ तंग, फिर बड़ी, तो दिस इज। कभी कभी हम वर्ड यूज करते हैं रेगुलरली इरेगुलर, यानी इरेगुलरिटी जो है वो वक्त पे बराबर आ गई है, यानी कि 3 चौड़ी है 3 छोटी है, 3 चौड़ी है 3 छोटी है, वो क्या हुई? इरेगुलर है मगर रेगुलरली इरेगुलर। और कभी कभी रिदम ऐसी होती है जिसका कोई हिसाब किताब भी नहीं, तो हम क्या कहेंगे? इरेगुलरली इरेगुलर। तो ये वर्ड यूज होती है, तो मेरे ख्याल में ये इरेगुलरली इरेगुलर। अब आते हैं सबसे नेक्स्ट चीज पे, वो क्या है? रेट। आइडेंटिफाई, कैलिब्रेट,
रिदम हमने पहले क्या देखा, कैलकुलेशन चेक किया 25 mm और वो बॉक्स देख लिया, ठीक है ना। उस पर हमने रिदम चेक किया। ऐसे हम नॉर्मल रिदम कैसे चेक करेंगे, पी वेव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अगर आपको पी वेव दिख रही है इसका मतलब रिदम इज साइनस रिदम। अब वो फिर कभी कभी रेगुलर भी होता है, कभी तेज भी, कभी भी टैकीकार्डिया होगा। टैकीकार्डिया नॉर्मल तो नहीं है, हार्ट रेट बहुत तेज हो गई तो वो साइनस रिदम होगा तो उसको साइनस टैकीकार्डिया कहेंगे। क्या कहेंगे, वो है ज्यादा, लेकिन पी वेव से पता चलेगा। अब हम देखेंगे हार्ट रेट। सिंपल तरीका होता है हार्ट रेट का। हार्ट रेट का मतलब क्या होगा, 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है। ईसीजी में हम बीटिंग तो नहीं देखते, हम इसे देखेंगे कि 1 मिनट में हार्ट में कितनी बार एक्साइटेशन हुआ, क्योंकि जब एक्साइटेशन होगा तभी बीट होगा। या दूसरे अल्फाज में हम ये देखेंगे कि 1 मिनट में कितने क्यूआरएस बन रहे हैं। 1 मिनट में कितने क्यूआरएस बन रहे हैं। ईसीजी पेपर पे 1 मिनट कितना हुआ, 1 सेकंड कितना हुआ, 25 mm या 5 बॉक्स मान लीजिए। 1 मिनट कितना हुआ, 1 मिनट कितना हुआ, 60 into 5। भाई साहब इसका कौन सी मैथ पढ़ रहे हैं यार, 300 बॉक्स। तो ईसीजी पे जो बड़े 300 बॉक्स है ना वो होती है 1 मिनट। तो हमें क्या करना है, ईसीजी के 300 बॉक्स में हमें देखना है कितने क्यूआरएस है। उसमें तो सदियां निकल जाएंगी, मरीज ही भाग जाएगा या मर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इन दो के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं आर इंटरवल। क्या निकालेंगे, अभी निकलवाया था पीछे, कितना था, 1 सेकंड से थोड़ा कम, ठीक है ना। हम यहाँ पे आर निकालेंगे, लेकिन बॉक्सेस में निकालेंगे। किसमें निकालेंगे, सेकंड से भूल जाइए, हम बड़े बॉक्स याद रखेंगे। इसमें पता ही कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 से थोड़ा ज्यादा, 300 को उससे डिवाइड मारेंगे, ये आपकी हार्ट रेट होगी। सिंपल। ईसीजी से अगर कोई आपसे कहे हार्ट रेट निकालिए, कैसे निकालेंगे, आर इंटरवल मेजर किया किसमें, बिग बॉक्सेस में, यानी जो 5 वाले बॉक्स। और 300 आप कहेंगे सर 300 कहां से आया, अभी तो मैंने बताया 1 मिनट में देखना है ना, इसका मतलब 300 में देखना है। तो 300 डिवाइड बाय 4, इसकी हार्ट रेट क्या है इस पेशेंट की, आप कहेंगे 77। तो आप कहेंगे सर थोड़ा सा ज्यादा था, तो 75 जो थोड़ा कम है। तो ईसीजी में 75 और 73 में फर्क नहीं होता, लेकिन 75 और 100 में फर्क जरूर होता है। उतना आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। 75 को अगर आपने 74 लिखा ना या 73, कोई आपको कहेगा नहीं आपने गलत हार्ट रेट लिखी, लेकिन 75 को 100 नहीं लिख सकते या 120, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाएगा। तो हम इसको 4 बॉक्स मान के डिवाइड मार के हार्ट रेट निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसका हार्ट रेट निकाल देंगे आप, जल्दी निकालिए। 100 यहाँ पे बॉक्स क्लियर नजर आ रहा है, देखिए ईसीजी बहुत लंबा होता है। यहाँ पे देखा ये आधा, यहाँ आपने बराबर लिखा आ रहा है, यहाँ आपने लिखा लगभग 3 सवा 3 बॉक्स। कितनी हार्ट रेट है, 100। क्या मुश्किल है, आपने ड्यूरेशन निकालना सीख लिया, हाँ आप एग्जैक्ट कर लिया ना। मैं कब कह रहा हूँ, आप 3 पॉइंट माना जाएगा, 3.2 लिख लीजिए, कर लीजिए डिवाइड। कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है, 102 103 के आसपास, 102 103 लिख लिया। आप एग्जैक्ट, भाई मैं कब कह रहा हूँ, आप कैलकुलेटर निकालो ना प्रैक्टिस में, आप लिखो 103, मैं तो सीधा सीधा मोटा मोटा 100 लिखूंगा, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 100 और 120 में फर्क, उसमें पेशेंट का बहुत बड़ा फर्क है, दवा और ट्रीटमेंट। निकाल लिया, आप इसका हार्ट रेट निकाल के जो निकालेगा उसका इनाम। है ना, अब कहना है यहाँ पे कभी कभी क्या होगा, रिदम जो है इरेगुलर है। अब भैया हम हार्ट रेट कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर आरआर लीजिए, ये वाला आरआर लूं कि ये वाला आरआर लूं। 10 बॉक्स के आरआर लेके, कितने बॉक्सेस का, 10 का नहीं, सही जा रहे हैं आप, 30 बॉक्सेस में हम काउंट करेंगे। कितने में, नॉर्मल कितने में काउंट करना होता है, 300 बॉक्स, लेकिन मैनुअली हम नहीं करते 300 बॉक्स यहाँ, लेकिन हमें मैनुअली करना पड़ेगा। 300 का नहीं करेंगे, सिर्फ 3 बॉक्सेस का करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, वो हमारी हार्ट रेट होगी। तो जब भी रेगुलर रिदम इरेगुलर हो, क्या हो, रेगुलर हमें मालूम है,
RR कितने बॉक्सेस में है? 300 को से डिवाइड किया। जब इरेगुलर रिदम हो तो ये फॉर्मूला लगेगा क्या? काउंट द नंबर ऑफ R waves in 30 beat boxes, multiply it by 10। ये काम हो गया। चलिए अब निकाल लेंगे इसका 30 बॉक्स बताऊं? बताइए कहां से शुरू करें? ऐसे भी कर लीजिए, यहां से पकड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 22 23 24 25 26 27 30 ये है। बताइए कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रेट 80 फीट। ये इरेगुलर रिदम के टाइम करना है। समझ में आ रहा? निकाल लेंगे हार्ट रेट ऑफ इरेगुलर रिदम में। अब सबसे आसान कार्डियक एक्सिस। अगला पॉइंट क्या था उसमें जो लिस्ट में नहीं बताई थी? एक्सिस बताया था। अब हम निकालेंगे कार्डियक एक्सिस। थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा आप लोगों का, 5 मिनट का कंसंट्रेशन, फिर मैं आपको तंग नहीं करूंगा। कार्डियक एक्सिस क्या होती है और कैसे हार्ट में ईसीजी में निकाली जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सिस ईसीजी में नॉर्मल हो सकती है या डिविएटेड होती है। क्या होती है? तो उसको जो हम रिपोर्ट करते हैं या तो डिविएटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट होगी या डिविएटेड टुवर्ड्स द राइट होगी। जब एक्सिस राइट की तरफ होगी वो कहलाता है रैड, राइट एक्सिस डिविएशन। क्या कहलाता है? और अगर एक्सिस लेफ्ट की तरफ चली गई दैट इज कॉल्ड एज लैड। आपने ईसीजी में अक्सर देखा होगा, वहां रिपोर्ट में लिखा होगा आरएडी, इट मींस राइट एक्सिस डिविएशन। और कभी कभी क्या लिखा होगा? एलएडी, मींस यानी एक्सिस या तो राइट को चली गई, हार्ट में राइट किधर है? राइट एक्सिस डिविएशन, और ये क्या है? लेफ्ट एक्सिस। ठीक है ना? अब हमें निकालना है कि कैसे निकालते हैं और हमारी नॉर्मल एक्सिस क्या होती है, नॉर्मल कार्डियक एक्सिस क्या होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे हार्ट का नेट डिपोलराइजेशन, नेट एवरेज डिपोलराइजेशन किस डायरेक्शन में होता है। ऐसे नोड कहां है? यहां डिपोजिशन शुरू हुआ, किस डायरेक्शन में फैला? हर तरफ फैला। इधर भी एरो जा रहा है, इधर भी एरो जा रहा है, इधर भी 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 जा रहा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका मुझे बताओ नेट किस डायरेक्शन में गया। जैसे आपने कभी एक वेक्टर करते थे हम मैथ्स में, उसने एक एरो इधर खींचा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इधर, फिर कहते हैं टोटल बताओ कितना घूमा, तो हम वेक्टर्स निकालते हैं। यहां भी हम वेक्टर्स निकालेंगे, है ना? सारे वेक्टर्स को निकाल के मीन करके बताएंगे कि नेट वेक्टर किधर है। लेकिन आसानी के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊं। हमारा जो हार्ट का मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस है वो इस डायरेक्शन में होती है। ये कौन सी डायरेक्शन है, कोई बता सकता है? लीड में बताओ, लीड में, लीड टू, ये जब इसमें यूं कहा, ये लीड टू है, यानी ये और ये है ना, तो ये जो लाइन है ट्रायंगल की, ये क्या है? लीड टू। इसको हम कहते हैं 60 डिग्री। क्या कहते हैं? इस गोल पे दिखा दूंगा 60 डिग्री। अब क्या होता है कि ये गोल क्यों नहीं है? एक्चुअली मैंने स्लाइड को थोड़ा खींच दिया था, तो ये परफेक्ट गोल नहीं रहा। यहाँ पे ये सर्कल हम बनाते हैं, इस डायरेक्शन में होता है, यानी यहाँ नेगेटिव और यहाँ, यानी डायरेक्शन ऑफ डिपोलराइजेशन जो मीन है इस तरफ। आप कहेंगे इस तरफ क्यों है सर? क्योंकि मैं ये कहता हूं कि जिस तरफ सबसे ज्यादा मसल मास होगा उसी तरफ डिपोजिशन का मीन वेक्टर होगा। सबसे तक कहां है? लेफ्ट। तो हमारा हमेशा हार्ट पे जब आप बैठे, पेन में है कुछ यहाँ पे मार्कर मारते हैं, दो कलर वाला, देखिए इस साइड को हम पॉजिटिव मानते हैं, नेगेटिव। ये हमारा इलेक्ट्रिकल एक्सिस, मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस हार्ट नॉर्मल। ठीक है? इधर चला गया राइट एक्सिस डिविएशन, इधर घूम गया लेफ्ट एक्सिस। ठीक है? अब इस चार्ट को आप देखिए, कभी कभी ये नॉर्मली भी थोड़ा इधर इधर घूमता है। मैं ये कहूँगा मेरा 60 है तो किसी का 70 है तो एबनॉर्मल है? नहीं, ये नॉर्मल कहां से कहां तक होता है? -30 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। एवरेज क्या है? 60। लेकिन इधर भी चला गया तब तक भी नॉर्मल है, तब तक भी नॉर्मल है, और इधर 90 चला गया अभी भी नॉर्मल है। लेकिन जो ही इस 90 से इधर आ गया, दिस इज राइट एक्सिस डिविएशन। क्या ये क्या है? राइट एक्सिस डिविएशन। और इधर चला गया -30 से ऊपर
तो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन। आप कहेंगे सर ये लेफ्ट एक्सिस डिविएशन राइट एक्सिस इंपॉर्टेंस क्या है? डिविएशन की इंपॉर्टेंस खुद में नहीं होती, लेकिन ये बहुत सी डिजीज की तरफ इशारा करता है, जैसे हाइपरट्रॉफी। अगर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाए, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, मसल मास किधर ज्यादा होगा? राइट वेंट्रिकल की तरफ। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भाई, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये मोटा होगा ना, एक्सिस किधर घूमेगी? अभी इस तरह नॉर्मल क्यों थी? क्योंकि मसल मास इधर ज्यादा था। अब जो ही राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, एक्सिस इधर डिविएट करेगी। और अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई तो इधर थो और इधर जाएगी। तो जब भी आपको एलएडी आरएडी मिले तो यू शुड थिंक अबाउट हाइपरट्रॉफी ऑफ द बॉडी। समझ में आ रही बात? बाद में बताऊंगा कि ये बंडल ब्रांच ब्लॉक में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम ये एक्सेस निकालेंगे कैसे? देखिए, अब जो आपको समझना है वो लीड्स का प्लेसमेंट समझ लीजिए। ये कौन सी लीड है? अरे वन लीड। ये लीड कौन सी है? सेकंड। और ये लीड कौन सी है? आपने हम तो ट्रायंगल पढ़ा था सर, आप इसको यहां से हटा के इधर रख दो, ट्रायंगल वही बन जाएगा, लेकिन डायरेक्शन ये है उस लीड में। लीड 3 है ना, याद है ना? लीड 1 किस डिग्री पे है? इसको हम 0 मान लेते हैं। तो लीड 1 किस डिग्री पे है? इस डिग्री पे। इसको हमने शुरू किया 0। पूरा ये कितना होता है? 180। पूरा कितना होता है? 360। तो यूजुअली ईसीजी में यहाँ हम 0 शुरू करते हैं, ये +80 हो गया। क्या हो गया? +80। और अगर आप यहाँ शुरू करेंगे तो ये -180 हो गया। देखिए आप, ये 0, ये -180 है ना, -30, -90, -150 और -180। यहाँ से 60, 90, 120, 150, 180। अब 360 भी गिन सकते हैं। कैसे गिन सकते हैं? ये कितना होगा? यहाँ से पॉजिटिव 180, तो ये 210 हो जाएगा। लेकिन ये आसान रहता है, ऊपर से नेगेटिव, नीचे से पॉजिटिव। तो लीड 1 किस डिग्री पे है? 0 डिग्री। इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव। लीड 2 किस डिग्री पे है? ये हमारी कौन सी एंगल है? मीन एक्सिस, इसी तरफ होती है। ठीक है ना? और ये क्या है? लीड 3 120 डिग्री से। अब ये जो हमारी ऑगमेंटेड लीड्स है, AVR, AVL और ये Y बनाती है इसमें। 2 ऐसे, एक नीचे। ये देखिए, AVF 90 डिग्री से, AVR -150, AVL -60। अब हमारा नॉर्मल एक्सिस कहां से कहां तक है? ये जो बिग कलर एक दिखा ना, वो पर्पल कलर, ये हमारा नॉर्मल एक्सिस है। इससे इधर जाएगा लेफ्ट एक्सिस डिविएशन, इधर जाएगा और इस एरिया में आएगा, इसको हम एक्सट्रीम डिविएशन कहते हैं। दिस इज एक्सट्रीम डिविएशन। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ अभी एलएडी और आरएडी। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे? अब ये एंगल कैसे निकालेंगे? अब हम ले रहे हैं ईसीजी। क्या ले रहे हैं? ईसीजी। हम देखेंगे सिर्फ 3 लीड्स को, लीड 1, लीड 2, लीड, किसको देखेंगे? क्यूआरएस। इसको देखेंगे लीड 1, लीड 2, लीड। ठीक है, एक पेशेंट का हमने देखा लीड 1, लीड 2, लीड 3, और हमने देखा सबसे ज्यादा पॉजिटिव समझते हैं? ये व्हाइट बोर्ड याद दिखेगा आपको? देखिए ईसीजी, बस इतना समझ लीजिए, फिर कंफ्यूजन हो जाए, बहुत इजी है, मिल जाएगा। देखिए मैंने दिखा ना, ऐसे होता है, ये क्यूआरएस है ना, QRS। कोई बताएगा कि ये पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है? ये एक साथ ज्यादा है ना, तो हमेशा इसको हम पॉजिटिव कहते हैं। अब एक लीड ऐसी है, ठीक है। अब आप यहां देखिए, हमने लीड 1, लीड 2, लीड 3 देखी उसकी, और हमने देखा सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो है उसकी लीड 2 है। क्या है? उससे कम पॉजिटिव लीड 3 है, उससे कम पॉजिटिव लीड 1 है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन सी थी? लीड 2। इसका मतलब कि उस पेशेंट का मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस लीड 2 की डायरेक्शन में था। किस डायरेक्शन में था? अगर लीड 2 बड़ी है, यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है लीड 2 में, वो सबसे बड़ा पॉजिटिव है। ये कम पॉजिटिव है उसके मुकाबले में, ये कम पॉजिटिव। इसका मतलब
लीड 2 में क्यों ज्यादा पॉजिटिव आया? इसका मतलब बी पोर्शन डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है। अभी मैंने शुरू में दिखाया था कि जितना वो इधर घूमेगा उतना कम पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर वो इधर है, इसका मतलब एक्सिस किस तरफ है? लीड 2 की तरफ, और लीड 2 हमारा 60 डिग्री। तो आप क्या कहेंगे? उसका एक्सिस नॉर्मल है। अब एक सिनेरियो और दे रहा हूं। एक पेशेंट का हमने लीड 1, लीड 2, लीड 3 देखा, और मैंने ये देखा कि लीड 1 सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, लीड 1, और लीड 2 नेगेटिव है, लीड 3 भी नेगेटिव है। इसका मतलब एक्सिस इधर घूम गई है, एक्सिस इधर घूम गई है, तभी तो लीड 1 बहुत पॉजिटिव आ रही है। और ये इससे इतनी दूर हो गई कि लीड 3 को पॉजिटिव होना चाहिए था, वो नेगेटिव हो गई। इसका मतलब लेफ्ट एक्सिस। और अगर ऐसा हुआ कि ज्यादा पॉजिटिविटी किसमें आ गया? लीड 3 में, और इधर नेगेटिव हो गया, इसका मतलब एक्सिस जो यहाँ बीच में थी वो इधर घूम गई, इसीलिए इस तरफ ज्यादा पॉजिटिव हो गया और ये लीड नेगेटिव हो गया। ये होता है एक तरीका जिसमें हम लीड 1, लीड 2, लीड 3 से एक्सिस निकालते हैं। इन लीड 1 है, लीड 2, लीड 3, इन तीनों में ज्यादा पॉजिटिव कौन सी है? जब आपको लीड 2 ज्यादा पॉजिटिव लगे तीनों में, समझ लीजिए एक्सिस नॉर्मल। क्या है? एक्सिस नॉर्मल। अगर आपको ये सिनेरियो दिखे लीड 3 में ज्यादा पॉजिटिव, इसका मतलब एक्सिस लीड 3 की तरफ घूम गया है, और लीड 3 किस तरफ होती है? इस तरफ, यानी राइट एक्सिस। और अगर आपको लीड 3 नेगेटिव मिले, लीड 2 भी नेगेटिव मिले, और लीड 1 ज्यादा पॉजिटिव हो जाए, इसका मतलब ये क्या है? इससे एरो गलत दिखा है। तो ये लीड से निकालने का तरीका है। लीड 2 जो ही आप ईसीजी उठाए ना, रेट के बाद आप किस पे आएंगे? एक्सिस पे। एक्सिस कहां देखेंगे? लीड 1, लीड 2, लीड 3। लीड 2 बड़ी है, आप लिखिए एक्सिस नॉर्मल। आपने देखा लीड 3 बड़ी है, आप क्या लिखेंगे? राइट एक्सिस। आपने देखा लीड 1 बड़ी है, तब तक लेफ्ट पर कहिए जब तक लीड 2 नेगेटिव ना हो, ये याद रखिएगा, क्योंकि उधर -30 तक है वैल्यू। तो हमेशा सिर्फ इसके बड़े होने पे हम इसको लेफ्ट एक्सिस डिविएशन हम कहते हैं, पॉसिबल लेफ्ट एक्सिस डिविएशन। उसके बाद अगर हम देखेंगे लीड 2 नेगेटिव हो गई है, तब कंफर्म लेफ्ट एक्सिस डिविएशन, इसका मतलब 30 डिग्री से ऊपर निकल गया। ये समझ में आ गया? ये दूसरा तरीका है, इसमें हम 2 लीड्स को यूज करते हैं, लीड 1 और लीड ABF। ठीक है, ये देखते हैं ऐसे। अगर ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव समझा दिया ना मैंने ज्यादा पॉजिटिव की तरफ, तो ज्यादा नेगेटिव की तरफ होगी, उस लीड को हम नेगेटिव कहते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव नॉर्मल एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉसिबल लेफ्ट डिवीजन। पॉसिबल को लिखा, अब हमें क्या देखना पड़ेगा? सेकंड लीड, अगर वो नेगेटिव है तो कंफर्म लेफ्ट। और ये क्या है? लीड 1 नेगेटिव, ABF पॉजिटिव, दिस इज राइट एक्सिस डिवीजन। और अगर ये दोनों नेगेटिव है तो ये इस डायरेक्शन में आगे एक्सट्रीम एक्सिस डिवीजन। सिंपल निकाल सकते हैं आप, लीड 1, लीड 2, लीड 3। मैं तो सबसे पहले लीड 1, लीड 2, लीड 3 देखता हूं। लीड 2 अगर सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, एक्सिस इज नॉर्मल। अगर वो छोटी है तब मैं सोचने लगता हूं कि लीड 1 बड़ी है कि लीड 3 बड़ी है। अगर लीड 1 बड़ी है, लीड 1 किधर है? इधर, इसका मतलब लेफ्ट एक्सिस। ठीक है ना? लेकिन अब लेफ्ट एक्सिस फौरन में नहीं कह सकता, अब मुझे क्या देखना पड़ेगा? लीड 2। अगर वो नेगेटिव है तो मैं लिखूंगा ECG पे LAD, कोई चेंज नहीं करेगा मुझे, लेफ्ट एक्सिस डिवीजन। समझ में आ रही बात? और अगर लीड 3 ज्यादा पॉजिटिव है तो मैं क्या लिखूंगा? RAD। इससे भी आप निकाल सकते हैं। ये एक इसको निमोनिक्स हमने बनाया। आप लीड 1 और ABF को देखो, एक दूसरे के सामने रखो उसको। अगर लीड 1 ऐसे जा रही है और लीड ABF ऐसे जा रही है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? रीच स्टार्ट फ्रॉम R, मींस राइट एक्सिस डिवीजन। लीड 1 ऐसे जा रही है, ABF ऐसे जा रही है, ये क्या कर रहे हैं? लीव स्टार्ट्स विद L, लेफ्ट एक्सिस डिवीजन। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला। बताइए, 3 लीड देखिए, डाउन 1 2 3। सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन सी है? लीड 1 इधर, 1 इधर होती है, लेफ्ट एक्सिस डिवीजन। कंफर्म करते रहेंगे, लीड 2 नेगेटिव है, वो नेगेटिव है, देन पॉजिटिव, दिस इज कंफर्म LAD। दूसरा तरीका मैंने क्या दिखाया था? इससे और ABF,
ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, लीविंग एल लेफ्ट एक्सिस लीविंग। ये बताइए, ये है लीड 1, लीड 2, सबका पॉजिटिव, लीड 3 इधर हो गया राइट एक्सिस डिवीजन। और किससे निकालते हैं हम? 1 से और ABF से। हमें एरिया ABF, ये ABF है, बताइए। ये ज्यादा पॉजिटिव है ना नीचे, और ये इधर रीचिंग राइट एक्सिस डिवीजन। ABF है, ऊपर जा रही है, लीड 1 रीचिंग है ना, RAD है। ये देखिए लीड 3 ज्यादा पॉजिटिव है, जो भी ज्यादा पॉजिटिव को शक होना चाहिए। इसका मतलब एक्सिस किधर घूम गई है? लीड 3 की तरफ। मुश्किल तो नहीं है। और अगर आप डिग्रीज में लिखना चाहते हो कि मैं रिपोर्ट में लिखूंगा इतने डिग्री का एक्सिस डिविएशन है, आप सिर्फ लिखिए नॉर्मल एक्सिस LAD RAD। लेकिन कुछ बहुत काबिल मैंने देखे इस रिपोर्ट वाले, वो डिग्रीज में लिख देते हैं कम वक्त। 30 डिग्री का है, 25 डिग्री का है, तो बड़ी परेशानी होती है। तो उसमें वो क्या करते हैं, उसको उस तरह बेटर एनालिसिस करते हैं, तो एग्जैक्ट डिग्रीज में मेजर करते हैं। ये क्या है? लीड 1, लीड 2, लीड 3। मेरा कहना है ये क्या है? RAD लीड नहीं, सॉरी, ये 1 की तरफ है ना, लेकिन 2 जो है ये नेगेटिव नहीं है, इसीलिए क्या है, ये पॉसिबल लैड है लेकिन है नहीं। अब हम देखेंगे इसकी कितनी डिग्रीज में एक्सिस है। अभी तो नॉर्मल है, मेरे हिसाब से मैं लिखूंगा नॉर्मल एक्सिस, क्या लिखूंगा? लेकिन अगर मेजर करना है कितनी है, तो हम वैसे ही ग्राफ बनाएंगे जैसे हमारी लीड्स हैं। कौन सी लीड बनाएंगे? लीड 1 और लीड 3। ये 0 डिग्री पे, 120 डिग्री पे बनाया। अब हम लीड 1 मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे? इसका पॉजिटिव देखेंगे, 15 1 16, नीचे कितना जा रहा है? 2, टोटल कितना आया? 14। अरे ऊपर 15 16 नेगेटिव 2 है, तो 16 में से 2 निकाला 14। तो हम लीड 1 को पॉजिटिव है ना, ये इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 14 स्क्वायर तक ले जाएंगे। कितने? 14 स्क्वायर। फिर हम लीड 3 मेजर करेंगे। ये देखिए कितना है ऊपर? लगभग 5, नीचे 15 10, किधर है? नेगेटिव की तरफ। तो हम लीड 3 को नेगेटिव की तरफ कितना करेंगे? 10। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर लेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर लेंगे, बीच में एक एरो खींचेंगे। ये हमारा एंगल है एक्सिस का। ये कौन सा डिग्री हुआ? 0। ये कौन सा हुआ? 90। ये कौन सा हुआ? 45, है ना? 45 के बीच में एक और खींच दो। 45 के बीच में अगर एक और हाफ करेंगे कितना होगा? 22.5 ना? तो कितना डिग्री हुआ बीच में? यहाँ से कितना होगा देखो? 22.5 है ना? तो ये 22.5 से नीचे है, यानी कि हमारा रेंज क्या थी? -30, उससे नीचे है। हालांकि एक्सिस डिविएशन तो है, लेकिन अभी नॉर्मल रेंज से बाहर नहीं है। अगर हमारी लीड 2 नेगेटिव होती ना, आप देखिए एंगल 4 ऊपर चला जाता। ये दूसरी मिसाल है। ये बताइए कौन सा एक्सिस है? मतलब पॉजिटिव कौन सी है? लीड 3। किधर होती है लीड 3? इसका मतलब आप निकाल सकते हो लीड 1 और लीड 3 को मेजर करो, लीड 1 और लीड 2 प्लॉट करो। ये देखो एंगल कहाँ जा रहा है? ये नॉर्मल है ना, 90 तक नॉर्मल है ना, तो ये किधर जा रहा है? ये लगभग 180 से जस्ट नीचे है, 170 डिग्री पे आ गया इस टाइप से। तो ये एक्सट्रीम राइट डिवीएशन, इस तरह से हम एक्सिस मेजर कर सकते हैं। अब आते हैं, बस ये पढ़ाऊंगा उसके बाद में, ठीक है? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पैथोलॉजी में। इसको हम कहते हैं कंडक्शन डिफेक्ट्स। क्या कहते हैं? जब हम वर्ड यूज करते हैं कंडक्शन डिफेक्ट, इसका मतलब कंडक्शन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। ऐसे नोड कहाँ है? एट्रिया में, उसे तो टेंशन नहीं है, उसके पास एट्रिया से कभी कंडक्शन डिफेक्ट होगा ही नहीं। क्यों? तो अगर कोई तार वो मसल के थ्रू ही चलता रहेगा। हाँ, उसमें एबनॉर्मल एक एक्टोपिक बन सकता है पेसमेकर, लेकिन जब तक ऐसा जो चल रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम होती है वेंट्रिकल्स और एट्रिया के बीच में कंडक्शन। कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है?
रास्ता याद है ना, ऐसे नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ डिस्क। या तो ए बी नोड में कहीं प्रॉब्लम है या बंडल ऑफ, अगर इन दोनों में कहीं प्रॉब्लम होगी तो कंडक्शन में प्रॉब्लम आएगी बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, उसी को हम कहते हैं कंडक्शन डिफेक्ट्स। ठीक है, उसमें जब ये डिफेक्ट आते हैं उस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक। क्या कहते हैं? हार्ट ब्लॉक। ठीक है, तीन तरह के, लेकिन ऊपर लिखा है कंडक्शन प्रॉब्लम्स इन पानी पिएंगे, पानी पिएंगे। एक किस्सा और सुनो। क्योंकि जब भी मैं स्टूडेंट लाइफ में ईसीजी पढ़ता था ना, मैथ्स तो पहले भागा हुआ था, इसलिए तो स्पीड में आ गया पीसीबी में। तो जब भी मैं ग्राफ आप देखता था ना, मैं हमेशा कहता था अब दूसरा टॉपिक पढ़ता हूँ, ये अगली बार करूँगा। ईसीजी मैंने हमेशा अगली बार ही रखा है। आप ये मान लीजिए ईसीजी में अभी भी कुछ टॉपिक्स है ना जो मैं आज भी नहीं छूता हूँ। मैं जो ही वो देखता हूँ, अरे यार बंद करो, फिर कभी देखता हूँ, मुश्किल है, हालांकि मुश्किल नहीं है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक का मतलब ये होता है कि कंडक्शन तो हो रहा है बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, लेकिन थोड़ा सा डिले के साथ हो रहा है। लेकिन एक तो हमें नॉर्मल डिले पता है, कौन सा? ए बी नोड वाला। कंडक्शन हो रहा है लेकिन डिले के साथ हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। कैसे पहचानेंगे? वेरी गुड। देखिए, अगर आप ईसीजी को ध्यान से देखेंगे, जो मैंने उस टाइम आपको नहीं बताया था, बस एक सेकंड, यहाँ पे ऐसे नोड ने फायर किया, एट्रिया डिपोलराइज हो गया, फिर एक वक्फा है, यहाँ कोई वेव है ना, ये वक्फा है, उसके बाद वेंट्रिकल्स, इसका मतलब ये वक्फा क्यों? ऐसे नोड से ये ए बी नोडल जो है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, उसका डिले है ये, उसने इम्पल्स को थोड़ा डिले किया फिर लाने दिया, तो ये ए बी नोडल डिले। और ये पूरा वक्फा वो वक्फा है जिसमें जो दर्शाता है ऐसे नोड से वेंट्रिकल तक सिग्नल पहुंचने में कितनी देर लग गई। ऐसे नोड ने कहां फायर किया था? यहाँ पे, और वेंट्रिकल ने कहां स्टार्ट किया था? यहाँ पे। इसका मतलब ये जो इंटरवल है ये बताता है कि कंडक्शन को एट्रिया से वेंट्रिकल तक जाने में कितनी देर लगी, PR इंटरवल। तो अगर कंडक्शन में डिले हो रहा है तो कौन सा इंटरवल बड़ा होगा? सिंपल। इससे हम पहचानते हैं फर्स्ट डिग्री ब्लॉक। एक्सेस याद हुआ? एक्सेस में कभी कंफ्यूजन तो नहीं होगा? हार्ट रेट निकाल लेंगे। तो यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। कंडक्शन प्रॉब्लम्स आर सिंपल टू एनालाइज। सिर्फ ध्यान में क्या रखना है? वायरिंग डायग्राम, ऐसे नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ डिस्क। रिदम इज बेस्ट इंटरप्रेटेड फ्रॉम लीड टू, ये बताना भूल गया। देखिए, अगर आप ईसीजी देखेंगे, कोई सा भी ईसीजी, वहां हमने लीड 1 लिया, थोड़ा सा लिया, खत्म, फिर लीड 2, फिर थोड़ा सा लिया, लीड 3, फिर ABR, ABL, ABF, V1, इतना सा लेते हैं हम, 3 4 रिदम। कभी कभी क्या होता है, अगर रिदम डिफेक्ट है वो चौथे QRS के बाद है, तो हमारे पास कितने थे? 3, हमने मिस किया। इसीलिए आप ईसीजी में देखोगे एक लीड दी होगी नीचे जो कंटिन्यूअस होती है, दैट इज कॉल्ड एज रिदम लीड। क्या दी जाती होती है? ऊपर अगर छोटे छोटे हैं, लेकिन ईसीजी में आप देखोगे, किसी भी ईसीजी में उसमें एक लीड कंटिन्यूअस निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज रिदम लीड। इसीलिए होता है कि रिदम में अगर कोई डिफेक्ट है वो पहचान में आएगा। यूजुअली वो लीड 2 होती है या V1, ज्यादातर लीड 2 होती है। क्यों? इसमें P वेव सबसे साफ दिखाई देती है, और P वेव हमें क्या बताती है? ऐसे नोड चल रहा है, एट्रिया डिपोलराइज हो रहे हैं, इसका मतलब रिदम नॉर्मल रूट से शुरू हो रहा है, याद रखिए। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या है? देयर इज डिले विदाउट इंटरप्शन इन द कंडक्शन।
इंटरप्शन नहीं है, सिर्फ क्या है, डिले। तो मार्क बढ़ेगा क्या, पीआर इंटरवल। लेकिन हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री ब्लॉक कब, जब डिले कितना हो, 300 मिलीसेकंड से ज्यादा। नॉर्मल पीआर इंटरवल किसी को याद है, जब मैंने बताया था इंटरवल याद करिए, 0.12 से 0.12 से लेके 0.2 मैक्सिमम था 0.2 सेकंड्स। मैं ऐसे कभी याद नहीं रखता, मैं याद रखता हूँ 5 छोटे बुक्स। मैं क्या याद रखता हूँ, मुझे कभी दिक्कत नहीं होती इंटरवल याद रखने। अगर मुझसे कोई पूछे अरे ये क्या बता रहे हो बॉक्स, वैल्यू बताओ, तो मैं निकाल के दूंगा। 5 बॉक्स इक्वल टू 0.2 सेकंड्स, 200 मिलीसेकंड्स। मैं हमेशा ईसीजी बॉक्सेस में याद रखता हूँ, हर कोई ऐसे रखता है, इजी होता है। नॉर्मल क्यूआरएस ड्यूरेशन 3 छोटे बॉक्स, नॉर्मल क्यूआर 3 छोटे बॉक्स, 5 बॉक्स हुए। अब खुद ही लिख देना वाइड क्यूआरएस, एबनॉर्मल क्यूआरएस। 3 का मतलब 120 मिलीसेकंड्स, 0.12 सेकंड्स। तो नॉर्मल पीआर कितना होता है, मैक्सिमम 5 बॉक्सेस 0.2 सेकंड्स का, यानी 200 मिलीसेकंड्स का। मैं क्या बता रहा हूं, जब पीआर 300 से क्रॉस कर जाए तब आप लिखना, हालांकि 250 भी हो जाए तब भी प्रोलॉन्ग्ड पीआर है, लेकिन मार्क फर्स्ट डिग्री ब्लॉक हम कब लिखते हैं, जब 300 से ऊपर हो जाए। लगभग 7.5 बॉक्सेस, 7 बॉक्स कितने हुए, 280 मिलीसेकंड, तो लगभग 7.5 बॉक्सेस। मैंने सिर्फ 7 लिखा है, नॉर्मल पीआर नीचे दिया हुआ है, तभी आप बता रहे हैं नॉर्मल पीआर। ये देखिए, दिस इज फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। पी विद्युत कितना लंबा, नॉर्मली कहां पे होता है पी, फिर क्यूआरएस या इन्वर्टेड टी है, कोई बात नहीं, चलो टी वेव इन्वर्टेड होती है। आप याद रखिए जो लीड एवीआर होती है, ये नोट कर लीजिए, एवीआर 3 होती है ना, एवीआर एवीएल एवीआर। एवीआर में इन्वर्टेड टी इज नॉर्मल, इन्वर्टेड टी इज, बाकी किसी और में इन्वर्ट हो गई वो एबनॉर्मल। तो एवीआर में नॉर्मल होती है इन्वर्टेड टी वेव, यानी उल्टी, पॉजिटिव होती है टी वेव, यहां उल्टी है। तो दिस इज फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। क्या करेंगे अगर फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक ईसीजी में आ गया, पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ है ना, ईसीजी में ऐसे पढ़ता हूं मैं, दिन में पढ़ता तो ईसीजी में पढ़ता हूं पी क्यूआरएस टी, पी क्यूआरएस टी, पी मतलब देखता हूं पी है कि नहीं, पी नहीं होगी तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा, पी नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह मैं पी के बाद क्या देखूंगा, पीआर इंटरवल। मैं गिनता हूं 1 2 3 4 5 नॉर्मल, मैं गिनता हूं 1 2 3 4 8 प्रोलॉन्ग्ड पीआर, फिर क्यूआरएस, फिर पीआर बड़ा हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट डिग्री छोटा सा गोल बनाऊंगा ऊपर, हार्ट ब्लॉक, ठीक है। एज अ डॉक्टर अगर क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एथलीट्स में नॉर्मल है, जो डेली रनिंग करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उनमें फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक नॉर्मली होता है, उनका पीआर इंटरवल बड़ा होता है। लेकिन सिम्टम है, एथलीट नहीं है, इट शुड क्या, योर माइंड शुड गो टुवर्ड्स इस्चेमिक, इस्चेमिक कंडीशन है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है। अगर वो हिस्ट्री देगा कि मुझे अभी रिसेंटली चेस्ट पेन हुआ है, मुझे दौड़ने में दर्द होता है, या रूमेटिक फीवर, ठीक है, तो आपका माइंड फर्स्ट डिग्री, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं होगा। और ना आपको कुछ करना है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसमें है नहीं, आपको अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है तो कोई इशू नहीं। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, इसमें क्या होगा, इंपल्स अब एट्रिया से वेंट्रिकल नहीं जाएगी, लेकिन बीच बीच में एक होता है कि बिल्कुल ही ना जाए, नहीं जा रही, लेकिन बीच बीच में नहीं जा रही, बाकी टाइम जा रही, यानी द ब्लॉक इज इंटरमिटेंट। ब्लॉक इज यानी कभी कभार कंडक्शन एबी से कहां नहीं जा रहा, सॉरी वेंट्रिकल, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में नहीं जा रहा। अगर एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा इंपल्स, तो इससे क्या होगा, पी क्यूआरएस डी, पी क्यूआरएस डी, पी क्यूआरएस गायब, पी, फिर पी आ गई, फिर क्यूआरएस डी, बीच में एक क्यूआरएस गायब हो गया। इसका मतलब कंडक्शन ही नहीं हुआ, एक पी कंडक्ट ही नहीं हुई, एक ऐसे नोड का इंपल्स कंडक्ट ही नहीं हुआ। दिस इज सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। बीच में कोई इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रही, उसमें सब कंडक्ट हो रही थी फर्स्ट में, लेकिन सिर्फ डिले हो रहा था। अब क्या हो रहा है, बीच में कंडक्शन गायब हो रहा है, तो पिक्चर क्या होगी, भूल जाइए, यहां से ले लीजिए, पी
QRS T, वेरी गुड, P QRS T, यार अंदर भी नॉर्मल है ना, P QRS T T हो गया, फिर T, फिर नॉर्मल चल रहा है मामला। इंटरमिटेंटली यहाँ पे जहां QRS आना चाहिए था वो गायब हो गया, इसका मतलब कंडक्शन ऐसे नोड से, सॉरी ऐसे नोड से वेंट्रिकल्स में नहीं गया, या एट्रिया से वेंट्रिकल्स में कंडक्शन नहीं गया। अगर गया होता तो यहाँ क्या होना चाहिए था, QRS नहीं है। दिस इज सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसके 3 टाइप्स, कितने टाइप्स, मोबिस टाइप 1, मोबिस टाइप 2, 2:1 ब्लॉक, 3:1 ब्लॉक। मुश्किल लग रहा है, मैंने पहले देखिए मोबिस टाइप 1 है, मोबिस टाइप, लेकिन मैंने पहले क्या लिखा, टाइप 2, फिर टाइप 1 लिखा, समझाने के लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो आप मान लीजिए इसमें मोबिस टाइप 1 है, मोबिस टाइप 2 है, फिर एक होता है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट कंडक्शन नॉन कंडक्शन, यानी उसमें क्या था, चल रहा था अच्छा, बीच में गायब हो गया। अब क्या हो रहा है, एक कंडक्ट हो रही है, एक नहीं हो रही, एक कंडक्ट हो रही है, एक नहीं हो रही। जब ऐसा हो जाए, एक हो रही है, एक नहीं हो रही, दैट इज कॉल्ड एज 2:1 ब्लॉक। और अगर एक हो रही है, दो नहीं हो रही, फिर हो रही है, फिर दो नहीं हो रही, दैट इज कॉल्ड एज 3:1 ब्लॉक। आप कहते हैं सर नहीं, पहला 1:1 होना चाहिए था, दूसरा 2:1 होना चाहिए। अभी समझा, पहले ये समझो, मोबिस टाइप 2, मोबिस टाइप 2 उस ब्लॉक को कहते हैं जब पीआर इंटरवल कांस्टेंट होगा। पीआर इंटरवल, जैसे मैंने अभी ये मिसाल, हर जगह आप पीआर देखोगे, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज मोबिस 2, ये सबसे खतरनाक होती है, बिकॉज दिस विल लीड टू कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। यहां आपको पेशेंट को ध्यान देना पड़ेगा, मिसिंग बीट हो रही है, पीआर इंटरवल कांस्टेंट है, तो दिस इज मोबिस टाइप 2, दिस नीड्स इमीडिएट अटेंशन। आपको टेम्परेरी पेस मेकिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, क्या फॉर्मेट पेस, दिस इज डेंजरस। दूसरी टाइप क्या थी, मोबिस टाइप 1, उसमें देखिए क्या हो रहा है, ये तो यही वाली है ना, पीआर 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 और फिर नॉन कंडक्टिव। देखिए अब आप ये वाली देखिए, दिस इज मोबिस टाइप 1, ये आपका असली इम्तिहान है, ये असली ECG है। बताइए कहाँ देख रहे हैं आप लोग, नजर बताइए कहाँ पे है, इधर, इधर, किस जगह पे है, कोई बता सकता है? हम क्या देख रहे हैं, कंडक्शन डिफेक्ट। मैंने क्या बताया था, रिदम लीड पे जाना, रिदम लीड कहाँ है, लीड सेकंड तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो दिस लीड टू, तो हमें यहाँ देखना है। पढ़िए मेरे साथ, मैं जैसे ECG पढ़ता हूँ, E QRS T, P QRS T, P QRS T, P QRS T, P। दूसरी चीज नोट करो आप, क्योंकि मैं P QRS T पढ़ रहा था, इस पीआर इंटरवल को देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, गायब। प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन पीआर इंटरवल, यानी इंटरवल जैसे किसमें था, ऐसे लग रहा है कि ब्लॉक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, गायब। कंडक्शन का टाइम हर बीट पे बढ़ रहा है और एक टाइम आ रहा है कंडक्शन गायब हो रही है। दिस इज मोबिस टाइप 1, ये बिनाइन होता है। ये हालांकि दिखने में ये खतरनाक लग रहा है, लेकिन ये बिनाइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिस टाइप ऑफ ब्लॉक है, ज्यादा खतरे की बात नहीं, लेकिन अगर पीआर कांस्टेंट है, वो कौन सा टाइप है, मोबिस, इमीडिएट अटेंशन, ऑर्डर उसके पास फौरन भेजो। दूसरा मैंने आपको बताया था, ये भी वही मोबिस टाइप 1, देखिए यहाँ एक पीआर है, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ खाली की है, QRS गायब, एक कंडक्शन गायब हो गया, दिस इज मोबिस टाइप 1। ये तो हमने देख लिया, दिस इज 2:1 ब्लॉक, E QRS T, T गायब, E QRS T, T गायब, अल्टरनेट, एक कंडक्ट हो रही है, एक नहीं। मैंने इसको क्या नाम दिया, 2:1। पूछेंगे क्यों, क्योंकि हर QRS के बीच में 2 P वेव्स आती हैं, ये P वेव्स के नाम पे 2:1 है, यानी हर 2 P वेव के बाद एक QRS है, इसका मतलब अल्टरनेट है, इसका मतलब 2 नॉन कंडक्शन नहीं है, एक ही नॉन कंडक्टिंग है। और अगर यहाँ बीच में 3 P वेव्स होती, 3:1 ब्लॉक।
और बीच बीच में ही गायब होगा, मतलब आल्टरनेट इसमें होगा। बस ये पढ़ेंगे लास्ट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। अब मतलब अब कंडक्शन एट्रिया से वेंट्रिकल्स में, मेन हार्ट क्या है? वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल्स को कंडक्शन गया नहीं तो क्या हो जाएगा? वेंट्रिकल बंद, पेशेंट गिर जाएगा। लेकिन 15 सेकंड बाद वो वापस आ जाता है। उसको कहते हैं एस्केप रिदम। बच गया, एस्केप, क्योंकि कुदरत ने क्या रखा है? फेल सेफ मैकेनिज्म। मैंने बताया ना, अगर वेंट्रिकल्स को सिग्नल नहीं जा रहा वो अपना इंपल्स जनरेट करता है। शुरू में क्यों नहीं किया 10-15 सेकंड? क्योंकि अभी तक उसके ऊपर ऐसे नोड का ही है ना, क्या कहेंगे उसको, जो देर तक असर रहता है, इम्पैक्ट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इम्पैक्ट, थ्रो बैक कहते हैं ना, अभी भी उसका वो चल रहा है। तो उसके ऊपर ऐसे नोड का अभी इंपल्स जब तेज आ रहे थे ना, तो जो ही बंद हुआ तो फौरन नहीं उठा, वो वेट कर रहा था अभी आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वो सप्रेस था। लेकिन जो ही कुछ सेकंड के बाद नहीं आएगा, वेंट्रिकल्स अपना एस्केप रिदम शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? ऐसा नहीं कि जब एट्रिया से वेंट्रिकल नहीं जाएगा तो वेंट्रिकल बंद हो जाएगा, हो जाता है बंद, लेकिन क्योंकि फेल सेफ मैकेनिज्म है, वेंट्रिकल्स अपना रिदम जनरेट कर रहे हैं। अब वेंट्रिकल अपना रिदम जनरेट कर रहा है, एट्रिया अपना अपना कर रहा है। तू अपना देख, मैं अपना देखता हूँ। एट्रिया किस रेट पे करेंगे बीट? 70 पे। वेंट्रिकल्स 30। मरीज की नब्ज पे हाथ रखिए, जो ही आपको 30 की नब्ज दिखाई दी, समझिए नो डाउट ब्लॉक। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, यहाँ एक हॉस्पिटल में था, डॉक्टर साहब जो वहाँ थे कंसल्टेंट, मैं उसे बुलाया, अब पेशेंट की पल्स देखो, ठीक है? हमने देखा, अब मैं गिन रहा हूँ पल्स 30-32 के आसपास आ रहा है। कितनी पल्स है? आप नहीं आई, 70-72 होती है। मैंने कहा सर 60 है। मैंने कहा मैंने गलत नापी। उसने कहा फिर से देखो, मैं गिन रहा हूँ। मैंने कहा या तो मैं बीट नहीं पकड़ पा रहा हूँ या कुछ और वजह है, सही बताओ कितनी है? मैंने कहा 65। मैंने और बढ़ा दी। पेशेंट ठीक था, लेटा हुआ तो बात कर रहा था, फिर तो जोर से कहा सच बताओ। मैंने कहा सर मुझे तो 30 ही दिखाई। 30 ही है। ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का पेशेंट है, क्योंकि हार्ट बीट किससे, पल्स किससे बनती है? वेंट्रिकुलर बीट से। एट्रिया से तो मतलब ही नहीं। तो कभी घबराहट ना, वैल्यूज या कभी ईसीजी शुरू में ब्लड प्रेशर मेजर करते थे जब सीखते थे इंटर्नशिप में, तो जब ब्लड प्रेशर नापते थे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो सर पूछते कितना है? सर 110/70। उस टाइम किससे बचते हैं कि थोड़ा सा शेम ना हो जाए, कि मुझे देखना नहीं आया, है ना? ये समझ में आ रहा है? Complete heart block when atrial access to normal but no beats connected to the ventricles. Ventricles are excited by escape rhythm. इनको हम escape rhythms कहते हैं। ये हमेशा स्लो होते हैं, क्योंकि ऐसे नोड के बाद जितने भी रिदम्स होंगे नीचे, वो स्लो होंगे, तेज होंगे। जिसको हम ब्रैडीकार्डियास पढ़ते थे किसी जमाने में, ब्रैडीकार्डियास बेसिकली एस्केप रिदम्स होता है। यानी ऐसे नोड के अलावा जहां से भी रिदम पैदा होगा वो ऐसे नोड से कम होगा, इसका मतलब ब्रैडीकार्डिया। यूजुअली ये एक्यूट कंडीशन में एमआई के बाद होता है। अगर आप किसी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, हार्ट अटैक आ गया, कभी कभी आप ईसीजी करोगे, आपको सीएचबी मिलेगा, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ठीक है ना? लेकिन आमतौर पे क्रोनिक होता है। और एमआई के बाद का जो साइड इफेक्ट है, यानी फिब्रोसिस अराउंड द, अगर एमआई जो अफेक्टेड पार्ट है वो कहाँ है? बंडल ऑफ हिस के अराउंड है, तो बंडल ऑफ हिस पे क्या हो जाएगी? फिब्रोसिस, वो कंडक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। जितना आसान है उतना होता नहीं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ईसीजी में, सीएचबी में और 2:1 ब्लॉक में, यानी सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में होता है। हम सोचते हैं कि बहुत आसान होगा, सर ने जो पढ़ा है वैसे ही, फिर भी बड़ा मुश्किल होगा। कितने लोगों को ये 2:1 ब्लॉक लगा जो मैंने अभी बताया? सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक अभी हमने पढ़ा ना, कौन सा ब्लॉक था वो? सेकेंड डिग्री एबी ब्लॉक। 2:20 के बाद बताओ, मैं क्या माने? थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक।
यहाँ से देखेंगे P मौजूद, P गायब, P मौजूद। फिर क्या है ये CHP है कि सेकेंड डिग्री 2:1 ब्लॉक। अब देखिए पहचाने ये कैसे, ये इजी लगता है पढ़ने में, लेकिन आइडेंटिफाई करने में हमेशा इसी चीज मुश्किल होता है। इसको कैसे पहचानेंगे कि ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है? पहली चीज याद रखना, PP और RR दोनों यूनिफॉर्म है। PP मींस कोई इंटरवल मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन आप बता रहा हूँ, लेकिन P और P का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। P P P P P, यहाँ पे P P P, ये P के ऊपर आ गई, यहाँ T एब्नॉर्मल हो गया, अब जरूर देखोगे T के ऊपर हो। तो P अपना अलग रेट पे चल रहा है, ठीक है? वेंट्रिकल्स अपनी रेट पे चल रहे हैं। क्या ये देख रहे हैं? QRS 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 QRS। मुझे आप में से कौन एट्रियल रेट निकाल के देगा और वेंट्रिकुलर रेट निकाल के देगा? एट्रिया किस रेट पे बीट कर रहा है, वेंट्रिकल्स किस रेट पे बीट कर रहा है, कौन बताएगा? एट्रिया कहाँ से पकड़ेगा? पता नहीं कितना डिस्टेंस। 3 सर 100। इसकी रेट क्या है? एट्रियल रेट 100 बीट्स पर मिनट है। और वेंट्रिकुलर रेट बताओ, यहाँ से शुरू है ये 1 2 3 4 5 6 7 7.5 34 के आसपास रेट है। एक चीज और याद रखना, अगर ये सेकेंड डिग्री ब्लॉक है तो PR या तो कांस्टेंट होगा या कांस्टेंट होगा या बढ़ रहा होगा। यहाँ P और R में कोई एसोसिएशन नहीं मिलेगा आपको। कभी कभी आप कंफ्यूज करेंगे कि सर ये 2:1 ब्लॉक है, लेकिन अगर आप PR इंटरवल को देखोगे आपको कोई भी रब्त नहीं मिलेगा। ये वाला PR देखो, ये वाला देखो। जब इस तरह से PR देखिए आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, दिस इज कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। क्या है इसको पहचानना, बस यही ECG में सबसे मुश्किल ये बता रहा हूं। सेकेंड डिग्री 2:1 ब्लॉक में और CHP ये बताओ जी। अच्छा मैंने बोल दिया, मेरे लिए मुश्किल है बताना क्या है। नहीं बताइए, लीड 2 पे देखेंगे ना, ऊपर ऊपर नहीं जाना, लीड 2 रिदम लीड देखिए। देखो ये QRS है, T फिर P फिर P, 2 P हो गए, फिर QRS। ये क्या है? G के साथ चिपका हुआ P। फिर एक T कहाँ आ रहा है? दिख रहा है? क्योंकि QRS देखो टेढ़ा हो गया यहाँ पे, सबको दिख रहा है ना पीछे P P। यानी कि अगर आप पहली चीज देखोगे, आपने देखा कि PR यहाँ पे एक है, यहाँ दूसरा है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। यानी PR कांस्टेंट, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग भी नहीं है, यानी नो एसोसिएशन बिटवीन P वेव्स एंड R वेव्स, अलग अलग है। फिर आप रेट निकालो, P रेट आपको निकलेगा, देखिए एक P वेव ये है, एक P वेव ये है, हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होगा। जहां आप ढूंढना चाहेंगे ना P वेव वही होगी, या तो T के नीचे छुपी होगी या QRS के नीचे छुपी होगी, जाएगी कहीं नहीं। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और R ये आपको अलग अलग मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये CHP कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। दो P के बाद एक आपको लगेगा 2:1 ब्लॉक है, नहीं ये सेकंड डिग्री ब्लॉक नहीं है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, क्योंकि PR में कोई एसोसिएशन नहीं होगा। एक PR यहाँ पे बहुत लंबा PR यहाँ पे, या तो ग्रेजुअली बढ़ता हो तो हमारा शक किस पे होगा? ओबिट्स 1 पे, रैंकी-बैक्स फिनोमिनन पे, वो भी नहीं है, या कांस्टेंट होता चेंज हो रहा है, दिस इज कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। इसका मतलब वेंट्रिकल अपने रास्ते और एट्रिया। यूजुअली इसमें भी 2 वेरिएंट्स होते हैं, इसको पता है लिखा है नहीं, ये लिखा है
देखिए पढ़िए, the ventricular rate is usually 40 to 6 beats per minute and narrow when it is driven by a junctional pacemaker. The QRS is wide and less than 40 beats per minute when an intra-atrial pacemaker takes over. अब अभी आपको मैं एक चीज और बताता हूँ CHD में, और जो तमाम ECGs के लिए अप्लाई करेगा, ये लास्ट छोड़ो, क्या टाइम हो रहा है? 5 बजने वाले, 6 हो रहे हैं। आपके सबर की मैं दाद दे दूंगा, बस ये लास्ट पॉइंट बताऊंगा ECG के दाद से। देखिए QRS आपने देखा, ये लास्ट पॉइंट है, फोकस से सुनना। ये मेरे 10 साल के काम का वो, ये भी QRS है। नॉर्मल QRS कितना होता है अभी बताया था मैंने, 3 स्मॉल बॉक्स। ये नॉर्मल है ना, पतला सा QRS। जब QRS पतला हो, हमेशा याद रखना, इसका मतलब ये QRS, ये जो एक्साइट हो रहा है, ये ऊपर से एक्साइट हो रहा है, यानी SA नोड, AV नोड वहां से आ रहा है। अगर वेंट्रिकल का अपना रिदम होगा, वेंट्रिकल का अपना रिदम होगा, इसे कभी कभी क्या करता है, जब एक ऊपर से सिग्नल नहीं आया तो वेंट्रिकल क्या करेगा, अपना इंपल्स जनरेट करेगा। तो जो वेंट्रिकल का अपना पाथवे होता है वो स्लोवर होता है। क्या होता है? यानी QRS बहुत देर में डिपोलराइज होगा, तो QRS क्या होगी, वाइड। अगर QRS वाइड है, इसका मतलब पेसमेकर कहाँ है, वेंट्रिकल्स में। और अगर QRS नॉर्मल है, इसका मतलब पेसमेकर कहाँ है, ऊपर, वेंट्रिकल्स का नहीं है, वेंट्रिकल से ऊपर है। तो कभी कभी आपको CHD के 2 वेरिएंट्स मिलेंगे। एक वेरिएंट आपको CHD का ये मिलेगा, QRS क्या है, नॉर्मल QRS। आप कहेंगे सर यहाँ वाइड है, वाइड नहीं, बी वेव आ गई, ये है QRS की नॉर्मल विड्थ QRS है। इसका मतलब ये नोड से आ रहा है इंपल्स, ऐसे नोड तो बंद हो गया, लेकिन अब जो पेस मेकर है वो क्या है, बंडल ऑफ हिस के अराउंड का एरिया, वेंट्रिकल से नहीं आ रहा, बंडल ऑफ हिस के अराउंड से आ रहा है। तो यहाँ पे ये नैरो होगा, और रेट कितनी होगी, 40 और 50 के बीच में। और इस वाले में आप देखो QRS चौड़ा वाइड, इसका मतलब ये वेंट्रिकुलर ऑर्गन है, यहाँ पे रेट हमेशा 30 है। आपने टैकीकार्डियास पढ़े होंगे, वो पॉइंट ही बता दूंगा। 2 तरह के टैकीकार्डियास होते हैं, एक होता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एक होता है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। बहुत लंबा, अब आपको मैं आ रहा हूं सीधा इमरजेंसीज पर। ये 3 रिदम्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं शॉकेबल। आपने फिल्म देखी होगी, फिल्म में अक्सर मरीज लेटा है, ECG की मशीन दिखाती है, वहां लाइन पे होती है, और वो फौरन करते हैं, वो चार्ज हटाते ढप, क्या देते हैं, DC कार्डियोवर्जन शॉक। वो जो हुआ था वो एसिस्टोल है, वो शॉकेबल रिदम नहीं है, उसमें शॉक देना ही नहीं है, उसको फर्दर मायोकार्डियल डैमेज हो जाएगा, उसको कहते हैं एसिस्टोल। जब फ्लैट लाइन ECG पे आए, दैट इज कॉल्ड एज एसिस्टोल, और फ्लैट लाइन, वो शॉकेबल रिदम नहीं होता, प्रोटोकॉल में है ही नहीं शॉक। एक तो उनकी प्रोग्नोसिस 1 से 2% है सर्वाइवल। प्रोग्नोसिस तब बढ़ती है अगर रिदम स्पॉन्टेनियसली वापस आए, तब वो पेशेंट्स की सर्वाइवल ज्यादा होते हैं। और उसमें DC कार्डियोवर्जन से, या जिसको हम शॉक कहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा क्या होगा, मायोकार्डियल डैमेज। इसलिए एसिस्टोल में कभी भी शॉक नहीं दिया जाता, उसमें क्या दिया जाता है, CPR या 1 मिलीग्राम एपिनेफ्रिन, देन आफ्टर एवरी 3 to 4-5 मिनट्स। ये जो रिदम्स हैं, ये शॉकेबल रिदम्स हैं, ये हर डॉक्टर को पता होना चाहिए। ICU में है, ये 3 रिदम्स आएंगे आपको पहचानने। अब इसमें सबसे बड़ा ये दोनों, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, अभी मैंने जो प्रिंसिपल बताया, क्या फर्क होगा, रेट तो दोनों में हाई होगा ना, 150-200 के आसपास होगा, दोनों की इसमें फर्क क्या होगा। सुप्रावेंट्रिकुलर के QRS कैसे होंगे, नैरो, जो वेंट्रिकल से टैकीकार्डिया होगा उसका वाइड। दिस इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये इजीली जब भी आप देखोगे, ये डेंजर साइन, दिस इज VT। मैंने बहुत स्किप किया, वो टाइम नहीं लगेगा, ये VT इस तरह का, दिस इज कॉल्ड एज मोनोमॉर्फिक। VT की भी टाइप्स होती हैं, एक पॉलीमॉर्फिक होती है, एक मोनोमॉर्फिक। मोनोमॉर्फिक में सबकी शेप, कभी कभी आपको थोड़ा डिफरेंट शेप की मिलेगी, पॉलीमॉर्फिक मिलेगी।
एक होती है उसको हम कहते हैं टॉर्सो डी पॉइंटिस, टीडीपी। वो रिबन देखा आपने कभी, रिबन को आप मोड़ते हैं सजावट के लिए, वो वैसी दिखती है, वो घूमी हुई होती है, कहीं मोटी कहीं पतली कहीं मोटी, दैट इज टीडीपी। जब भी ये दिखे दिस इज शॉकेबल रिदम, यहाँ डीसी कार्डियोवर्जन फौरन करना है और इसके बाद ये सिस्टम में चला जाएगा, पेशेंट वापस जाएगा। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ एसवीटी। क्यूआरएस देखो, वो क्यूआरएस है, ये देखो क्यूआरएस, उसकी क्यूआरएस देखो कितने चौड़े थे। अब कहेंगे सर वो टी वेव्स थे, वो टी वेव नहीं थे, क्यूआरएस। तो जब भी आपको क्यूआरएस नॉर्मल है, समझ लेना ऑरिजिन क्या है, सुप्रावेंट्रिकुलर, ऊपर से आ रहे हैं। वेंट्रिकुलर में हमेशा क्यूआरएस चौड़ा हो जाएगा। ये इसमें फर्क था एसवीटी और वीटी में। तीसरी कंडीशन मैंने बताई थी सबसे आसान पहचानना, इसमें आपको सिर्फ वाइब्रेशन दिखेंगी, कभी चौड़ी कभी ऊपर कभी नीचे। दिस इज वीपी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसमें बहुत मतलब वो झटके लेता है वेंट्रिकुलर। वो आर्टिफैक्ट्स हैं, दे आर कॉल्ड एज आर्टिफैक्ट्स। वो तो तब भी आएंगे अगर पेशेंट शिवरिंग कर रहा है, सब स्केलेटल मसल्स का डिपोर्शन उसमें आएगा, तो वो आप पहचान लोगे। ये इतना नहीं आएगा, उसमें क्यूआरएस बीच में आएंगे अपने टाइम, वो भी रेगुलर होगा, उसमें आर्टिफैक्ट्स आएंगे, यानी कि जो बीच की बेस लाइन होगी ना उसमें ऐसे ऐसे आएगा, फिर क्यूआरएस आएगा, फिर आएगा। तो ये इसमें कोई शक नहीं है, ये क्यूआरएस आ रहा है, फिर कहीं पतला हो रहा है कहीं छोटा हो रहा है। ये ईसीजी मींस वेट, कोई वेट नहीं करना आपको। क्या करेंगे, डीसी कार्ड अगर आप वहां इंचार्ज है, वीटी एसवीटी। अब जैसे मैंने बताया था कि ये नॉन शॉकेबल होते हैं। नंबर 1 इज एसिस्टोल, दूसरा है उसको हम पीए कहते हैं, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। पल्स नहीं है मरीज की, लेकिन ईसीजी पे एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एज पीई। पीए में कोई भी वेरिएशन हो सकता है, वो हम बता नहीं सकते कि ये पीई का ईसीजी है। कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ईसीजी में नजर आ सकती है, लेकिन पल्स नहीं होती। समझ में आ रही बात? लेकिन 3 चीजें निकालने के बाद ये पीए में नहीं आती, यानी वीटी, वीफिब और एसिस्टोल। इसके अलावा जितने भी वेरिएंट्स हैं ग्रैफ में वो आ सकते हैं, लेकिन पल्स नहीं होगी। तो ये दोनों क्या है, नॉन शॉकेबल। इसमें क्या करना पड़ेगा, अभी बताया था सीपीआर एंड एपिनेफ्रिन। क्या ये देखिए पेशेंट एसिस्टोल में जा रहा है, दिस इज एसिस्टोल, दिख रहा है नॉर्मल था, उसके बाद देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज बहुत ज्यादा सब्र से काम किया।